दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश गढ़वाल, नर्सिंग ऑफिसर एम्स, आप सभी लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है शोक। शोक क्या कंडीशन है, इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर किसी भी एग्ज़ाम में, हर दूसरे तीसरे एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक इमरजेंसी कंडीशन है, सिचुएशन है। इमरजेंसी जब भी इमरजेंसी वार्ड होता है, वहाँ पे आप देखते हैं कि ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं। तो आपके सामने शोक टॉपिक है। तो शोक कंडीशन होती क्या है मेनली, इसके बारे में बात करेंगे। शोक किसे कहते हैं, शोक का डेफिनेशन क्या होता है, शोक में होता क्या है इस तरह से कि पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है या फिर वो उसका ब्रेन डेड हो जाता है जब ब्लड सप्लाई नहीं होती है। तो ऐसा क्या होता है, इसके अंदर इनएडिक्वेट और डिक्रीज हो जाता है क्या, परफ्यूज़न। परफ्यूज़न का कहने का मतलब है, परफ्यूज़न का यहाँ पे ये मतलब है कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बॉडी की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है बॉडी नीड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑटो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, मतलब डिक्रीज परफ्यूज़न। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया एट सेल्यूलर लेवल, कि सेल को कम से कम ऑक्सीजन मिलेगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा, सेल लेवल पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उस वजह से। और ये क्यों होगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है, हमारी जो सर्कुलेशन में ब्लड नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। इस वजह से मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक भी कौन सा देखने को मिलता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक आपसे पूछ लिया जाए कौन सा होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक, की ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है क्योंकि हेमरेज की वजह से, ट्रॉमा सर्जरी की वजह से हेमरेज होता है, उस वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और हाइपोक्सिया हो जाता है बॉडी के अंदर। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शॉक होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट इस क्लास में हम जो मोस्ट कॉमन टाइप का शॉक है, हाइपोवोलेमिक या हेमरेज के वजह से हाइपोवोलेमिक होता है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसमें हाइपोटेंशन होगा, आपको पता है शॉक के अंदर हाइपोटेंशन होगा, बिल्कुल होगा, हाइपोक्सिया होगा, परफ्यूजन डिक्रीज होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है शॉक से रिगार्डिंग। अब बात करेंगे क्या ऐसे कारण होते हैं, कोजेज होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है। सबसे पहले मेजर ट्रॉमा या सर्जरी की वजह से हेमरेज होगा, ट्रॉमा की वजह से भी हेमरेज होगा, तो इस वजह से भी क्या होगा, शॉक हो जाता है। नेक्स्ट बात करें बर्न पेशेंट के अंदर भी शॉक देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड लॉस हो जाता है, पेशेंट बर्न हो जाता है इस वजह से। नेक्स्ट बात करें एडिमा का मतलब क्या होता है, फ्लूइड का शिफ्ट हो जाना थर्ड स्पेस के अंदर। एसाइटिस कंडीशन क्या होती है दोस्तों, एसाइटिस में क्या होता है, अपना एब्डोमेन कैविटी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसे एसाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एसाइटिस। पेट में पानी बढ़ जाना, आप सुनते होंगे पेट में पानी, जिनका लीवर खराब हो जाता है, क्योंकि जो पोर्टल वीन्स हैं उनसे फ्लूइड क्या हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, और उस वजह से एसाइटिस देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, एडिमा में थर्ड स्पेस में चला जाता है फ्लूइड। थर्ड स्पेस जैसे कि इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जो हमारी जो सेल्स हैं इनके सराउंडिंग जो स्पेस होता है उसी को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो एडिमा पे भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि एडिमा क्या होता है, यदि फ्लूइड का कलेक्शन हो जाए इंटरस्टिशियल स्पेस में, कौन से स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में यदि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है तो उसे हम एडिमा कहते हैं। और ये एडिमा लोकलाइज भी हो सकता है, जनरलाइज भी हो सकता है। जनरलाइज एडिमा को क्या बोलते हैं दोस्तों, एनासार का, क्या बोलते हैं, एनासार का। नेक्स्ट है डायरिया एंड वोमिटिंग की वजह से भी पेशेंट शॉक में जा सकता है, यदि आप उसको उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको फ्लूइड नहीं दोगे तो डायरिया वोमिटिंग की वजह से भी क्या हो जाएगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। तो ये इस तरह से 4 मेजर कोजेज हैं जिनकी वजह से पेशेंट शॉक में चला जाता है। नेक्स्ट बात करें, अब शॉक के अंदर हम सबसे पहले बात करें हाइपोवोलेमिक शॉक की दोस्तों, किसकी, हाइपोवोलेमिक शॉक की। तो हाइपोवोलेमिक शॉक अपन पढ़ रहे हैं, तो इसमें पैरामीटर्स लिए मैंने कुछ, ये पैरामीटर्स हैं आपके सामने। तो हाइपोवोलेमिक शॉक की 4 अपन ने यहाँ पे लिया है 4 तरीके से।
कि कितना परसेंट ब्लड वॉल्यूम हो जाए। इधर पैरामीटर फर्स्ट है, पर ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने समझ लिया मतलब आपने हाइपोवोलेमिक शॉक समझ लिया। परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम लॉस्ट, कितना ब्लड लॉस हुआ है तो हम कितना उसको क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। हाइपोवोलेमिक शॉक को हमने क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर फर्स्ट है तो कितना 0 to 15%। यदि किसी पेशेंट का, किसी भी क्लाइंट का 0 से 15% ब्लड लॉस हो रहा है, इट मीन्स क्लास फर्स्ट उसको शॉक बोलेंगे। इसके अंदर अमाउंट ऑफ ब्लड कितना लॉस होता है 400 to 500 ml, 400 से 500 cc या फिर ml कह दो, एक ही बात है। तो दोस्तों इसका मतलब 400 से 500 ml ही अपन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। आप और हम जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने जाते हैं तो हमारा इतना ही ब्लड लिया जाता है, 400 से 500 ml। करेक्ट, सही बात है। तो हमारे क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलता है क्या? हमारे वहाँ पे जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर देते हैं उसके बाद क्या हमें ट्रीट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो कमियां आई हैं, ऐसा अपने अंदर एक वो रहता है, मिसकंसेप्शन रहता है, मिथ्स रहते हैं कि ब्लड देने से बॉडी के अंदर कमी आ जाती है। बिल्कुल नहीं आती है दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। 400 से 500 ml यदि ब्लड आप दे रहे हैं, इट मीन्स आप अपनी बॉडी का 15% तक खून ब्लड दे रहे हैं। तो ब्लड इतना डोनेट करने से क्या होता है, ये सारे के सारे आपके पैरामीटर नॉर्मल रहेंगे कि आपकी पल्स रेट भी नॉर्मल रहेगी, सिस्टोलिक भी, डायस्टोलिक भी नॉर्मल, तो ऑब्वियसली पल्स प्रेशर भी नॉर्मल आएगा। ये ना तो नेरो रहेगा ना कुछ और, इक्वल आएगा। रेस्पिरेटरी रेट भी इक्वल, यूपनिया रहेगा, ठीक है। यूरिन आउटपुट ओ लिखा है, यूरिन आउटपुट भी नॉर्मल रहेगा, 30 ml पर आवर रहेगा। मेंटल स्टेटस भी एकदम गुड रहेगा। बेस डेफिशिएंट कितना रहता है नॉर्मली 0 to -2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल बेस डेफिशिएंट होता है 0 to -2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये भी नॉर्मल रहेगा। मतलब ये बॉडी के जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, यूरिन आउटपुट, मेंटल स्टेटस, ये सब क्या रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। तो हमें जब भी आप और हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं उसके बाद में हमें नॉर्मली कुछ भी लिक्विड दे देते हैं या फिर फास्ट फूड दे देते हैं कुछ भी, ताकि कुछ फ्रूट्स दे देते हैं। तो ओरल लिक्विड्स से हमारा जूस पिला देते हैं। तो ओरल लिक्विड्स दे देते हैं तो उससे हमारा मैनेजमेंट हो जाता है, किसका, क्लास 1 के अंदर, क्लास, करेक्ट। तो 0 से 15% ब्लड हमारा लॉस हुआ, करेक्ट। अब बात करें क्लास सेकंड शॉक किसे कहेंगे दोस्तों, 15 to 30%। यदि किसी पेशेंट का 15 से 30% ब्लड लॉस हो रहा है तो उसे क्लास सेकंड शॉक होने के चांस हैं। उसके अंदर कितना अमाउंट होगा ब्लड लॉस, 1 लीटर, कितना, 1 लीटर। अब बात करें, ये नॉर्मल डिलीवरी में भी आप पढ़ते हैं कि कितना ml ब्लड लॉस होता है, 500 ml, कितना, 500 ml। यदि सीजेरियन की बात कर देते तो आपका आंसर आ जाता है ये 1000 ml, कितना, 1000 ml। अब इसके अंदर पल्स रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि डबल ब्लड लॉस हुआ है इसके अंदर 15 से 30, 15 का डबल हो गया 30, तो पल्स रेट बढ़ती है, ठीक है। जब भी वॉल्यूम कम होता है हमारी बॉडी के अंदर तो पल्स रेट बढ़ेगी। ये फर्स्ट इंडिकेटर है, पल्स रेट बढ़ना, हार्ट रेट बढ़ना क्या है, फर्स्ट इंडिकेटर। और सिस्टोलिक बीपी क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। डायस्टोलिक बीपी इंक्रीज होता है। इस वजह से इन दोनों के अंदर क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। पल्स प्रेशर कैसे अपन निकालते हैं दोस्तों, सिस्टोलिक से माइनस कर देंगे डायस्टोलिक को तो आपका पल्स प्रेशर आ जाता है, ठीक है। जैसे 120 आपका नॉर्मल बीपी है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक का आपका 80 है नॉर्मली, तो पल्स प्रेशर 40 आ जाता है। ये नॉर्मल अपन इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये नेरो आएगा मतलब पल्स डिफरेंस कम आ जाएगा यदि सिस्टोलिक नॉर्मल रहेगा और डायस्टोलिक इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अपन रेस्पिरेटरी रेट भी नॉर्मल रहता है क्लास सेकंड शॉक के अंदर, और यूरिन आउटपुट नॉर्मली रहता है, कुछ कंडीशन में डिक्रीज भी देखने को मिलता है। इस कंडीशन में हमें प्यास लगती है, थ्रस्टी और एनेक्सियस, इससे घबराया हुआ लगता है और प्यास लगेगी। नेक्स्ट है बेस डेफिशिएंट, इसमें -2 से -6 रहता है, और ऐसी कंडीशन को हम ट्रीट कर सकते हैं नॉर्मली आइसोटोनिक सॉल्यूशन से, जैसे कि आपके
नॉर्मल सेनाइन हो गया, और आरएल हर्टमान सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। किस हर्टमान सॉल्यूशन किसको बोलते हैं दोस्तों? आरएल रिंगर लैक्टेट को। हाँ दोस्तों, रिंगर लैक्टेट को। ये हम कभी भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को नहीं देते, क्योंकि ये डायबिटिक केटोएसिडोसिस करता है। इनको हम क्या बोलते हैं सम्मिलित रूप से? क्रिस्टेलॉइड्स भी कहते हैं, एनएस और आरएल को, नॉर्मल सेलाइन और रिंगर लैक्टेट को। तो ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन से हम क्लास सेकंड शॉक को ट्रीट करते हैं, जिसमें 15 से 30% ब्लड लॉस होता है। इट मीन्स 1 लीटर ब्लड लॉस होता है बॉडी का, और इसके अंदर नॉर्मल रहता है। सिस्टोलिक पल्स रेट इसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड क्लास। क्लास थर्ड के अंदर इसका डबल हो जाए, 15 से 30% हो रहा था ब्लड लॉस किसमें? क्लास सेकंड के अंदर। क्लास थर्ड के अंदर 15 थी 45, तो 15 का डबल हो जाएगा। इट मीन्स ये 30 to 40% ब्लड लॉस हो रहा है इसमें, तो क्लास थर्ड के अंदर आ जाएगा। इसमें 1.5 लीटर ब्लड लॉस होता है, और इसमें पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और सिस्टोलिक बीपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और डायस्टोलिक भी डिक्रीज हो जाएगा। इस वजह से जो पल्स डिफरेंस है, पल्स प्रेशर का जो है वो क्या हो जाएगा? सिस्टोलिक डायस्टोलिक बहुत दोनों का कम हो जाएगा। ऑब्वियसली यदि सिस्टोलिक भी कम हो रहा है, डायस्टोलिक भी कम हो रहा है, तो पल्स प्रेशर में क्या है? नेरो देखने को मिलेगा। और रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ी हुई मिलेगी इसमें। देखो क्लास थर्ड के अंदर फर्स्ट टाइम क्या बढ़ती है? रेस्पिरेटरी रेट, टेकिनिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और कंफ्यूज देखने को मिलेगा। कंफ्यूज कौन से क्लास के शॉक में देखने को मिलता है? क्लास थर्ड के अंदर क्या देखने को मिलता है? पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है। और क्लास सेकंड के अंदर थ्रस्टी, प्यासा रहता है, ठीक है। किसी को प्यास लग रही है यदि, तो आप समझ सकते हैं उसके अंदर उसको ज़रूरत है, उसकी पल्स रेट बढ़ी हुई मिलेगी आपको। नेक्स्ट है बेस्ट डेफिशिएट कितना होगा? -6 से -10 मिलीकुलेंट पर लीटर। और इसके अंदर हमें आईवी क्रिस्टेलॉइड के साथ में कोलॉइड्स भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा मैनेजमेंट के अंदर। तो 3:1 के अंदर आपको आईवी क्रिस्टेलॉइड और कोलॉइड्स आपको इंक्लूड करना है मैनेजमेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे क्लास फोर्थ जो हाइपोवोलेमिक शॉक है, उसके अंदर ब्लड कितना % लॉस हो जाएगा? मोर देन 40%। हमारी बॉडी का 40% से ज़्यादा यदि ब्लड लॉस हो जाता है, इट मीन्स 2 लीटर से ज़्यादा खून यदि बह जाता है किसी भी इंजरी, ट्रॉमा, सर्जरी के दौरान, तो उस दौरान ना तो पल्स रेट आप रिकॉर्ड कर पाओगे, ना सिस्टोलिक, ना डायस्टोलिक, ना पल्स, ना ही पल्स प्रेशर। तो पल्स रेट, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे किसमें? क्लास फोर्थ के अंदर। इसके अंदर सीवियर कंडीशन हो चुकी है। और रेस्पिरेटरी रेट इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई मिलेगी आपको, और यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब एन यूरिया का मतलब होता है दोस्तों, अगर 50 ml से भी कम हो जाए आपका यूरिन आउटपुट, 50 ml से भी कम हो जाता है, तो इट मीन्स क्या हो गया? एन यूरिया। और ओलिगोयूरिया किसे बोलते हैं? 400 ml। अब बात करें पेशेंट किस में चला जाएगा? कोमा में चला जाएगा। किस में? कोमा में। तो यदि कोमा दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, एक पेशेंट है कोमा में चला गया, उसके कौन से क्लास का शॉक हो गया? 4th क्लास का हाइपोवोलेमिक शॉक। और उसका बेस्ट डेफिशिएंट कितना देखने को मिलेगा? मोर देन -10 मिलीकुलेंट पर लीटर। और इस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपने पढ़ा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपने पढ़ा हुआ है कि एक पेशेंट को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो उसके नीड के अकॉर्डिंग ब्लड हम ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। मैसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा का कहने का मतलब है उसका पूरा ब्लड उसको ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आपके अभी इसी क्लास में। तो इस तरह से 4 टाइप ऑफ क्लास शॉक पढ़ा अपन ने। हाइपोवोलेमिक शॉक को भी चार क्लासेस उसकी पढ़ी, 1st, 2nd, 3rd और 4th। नेक्स्ट इसमें आपका मैनेजमेंट भी आ गया, और कौन से पैरामीटर कम ज़्यादा हो रहे हैं वो भी आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। कि हाइपो मतलब क्या होता है? कम, और वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, तो उस वजह से शॉक देखने को मिल रहा है। तो क्लास फर्स्ट के अंदर अभी हमने पढ़ा ये क्लास फर्स्ट है, ये वाला क्लास फर्स्ट है, इसमें 0 से 15% ब्लड लॉस हुआ। तो ये 400 से 500 ml ब्लड हम ब्लड डोनेशन के टाइम भी देते हैं। तो ऑल पैरामीटर्स क्या देखने को मिलते हैं क्लास फर्स्ट शॉक के अंदर? नॉर्मल,
क्लास सेकंड की बात करें, ये कंपनसेटेड फेज होती है। इसके अंदर क्या होती है, फर्स्ट टाइम क्या देखने को मिल रही है, पल्स रेट इंक्रीज देखने को मिल रही है। देखो पल्स रेट इंक्रीज देखने को मिल रही है, तो इट मीन्स ब्लड लॉस हुआ। ब्लड लॉस होते ही सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है हमारी बॉडी के अंदर। सिंपैथेटिक एक्शन आता है, उस वजह से हमारी बॉडी के अंदर एडीआर और नॉर एडीआर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन तो आपके हार्ट पे काम करेगा, नॉर एड्रेनलिन आपकी ब्लड वेसल्स पे काम करेंगी। तो एड्रेनलिन बढ़ेगा इस वजह से टेकिकार्डिया। तो टेकिकार्डिया क्या है, फर्स्ट चेंजेस है, सबसे पहले यही देखने को मिलता है अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ हाइपोवोलेमिया। यदि किसी के अंदर ब्लड और फ्लूइड की वॉल्यूम की कमी हो जाती है तो सबसे पहले क्या चेंज देखने को मिलेगा बॉडी के अंदर। दोस्तों आपका राइट आंसर जाना चाहिए, अगर डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे, टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। हार्ट रेट कितने से ज़्यादा बढ़ती है तो टेकिकार्डिया बोलेंगे, 100 से ज़्यादा हो जाती है तो टेकिकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट है, और नॉर एड्रेनलिन भी बढ़ा हुआ है, तो इससे जब भी नॉर एड्रेनलिन बढ़ता है तो क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब ब्लड वेसल एकदम सिकुड़ जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। उस देखो जब भी आप पाइप को सिकुड़ोगे, उसको दबाओगे तो आपका प्रेशर क्या होता है, आप जब भी अपनी कार या बाइक वॉश कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर पाइप को प्रेस करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो हमारी ब्लड वेसल्स भी प्रेस हो जाएंगी इस नॉर एडीआर की वजह से। तो हमारे बॉडी के अंदर क्या होगा, संट हो जाएगा ब्लड टू वाइटल ऑर्गन्स की तरफ जाने लग जाएगा। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म होती है, हमारी जो अपर और लोअर लिम्ब की जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, उस वजह से वाइटल्स ऑर्गन्स की तरफ क्या हो जाएगा, ब्लड मूव होने लग जाएगा। इस वजह से कार्डियक आउटपुट और सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और कोल्ड जो पेरीफ्रीज है, मतलब कहने का मतलब है जो हमारे हाथ और पैर हैं, यहाँ की ब्लड वेसल्स क्या हो चुकी है, नैरो हो चुकी है, तो वो एकदम कोल्ड हो जाएगी क्योंकि वहाँ ब्लड नहीं है अभी, इसलिए कोल्ड पेरीफ्रीज देखने को मिलेगी। और इंक्रीज हो जाएगा पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस, हमारे जो हाथ पैरों की जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या नैरो हो चुकी है। जब भी हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो चुकी हैं, इट मीन्स उनके अंदर रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कोल्ड पेरीफ्रीज देखने को मिलेगी, रेजिस्टेंस पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट और सिस्टोलिक बीपी क्या हो जाएगा, नॉर्मल देखने को मिलेगा। ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से चेंजेस आते हैं। सबसे पहला चेंज आता है टेकिकार्डिया, करेक्ट। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है। नेक्स्ट बात करेंगे, जब भी आप शॉक को मॉनिटर कर रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर, तो किसी पेशेंट को कितना रिक्वायर्ड है, हम कितना उसको फ्लूइड दें। एक पेशेंट आपके पास आया तो आप कैसे पता लगाएंगे कि इसको कितना फ्लूइड हमें देना है। तो बेस्ट इंडिकेटर, यहाँ लिखा है बेस्ट इंडिकेटर टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिक्वायर्ड इन शॉक, कि शॉक के समय कितना फ्लूइड हम देना है। तो इस चीज़ का कैसे पता लगाया जाता है, तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर पीसीडब्ल्यूपी नॉर्मल प्रेशर होता है 4 से 12 mmHg। और फिर बात करेंगे, नेक्स्ट लिखा हुआ है सेंट्रल विनस प्रेशर, ये नॉर्मल होता है 2 से 8 mmHg। सेंट्रल विनस प्रेशर किसको दर्शाता है दोस्तों, किसको इंडिकेट करता है, राइट एट्रियम, जो हार्ट का राइट एट्रियम है उसके प्रेशर को इंडिकेट करता है। और पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर को इंडिकेट करता है। और ये किसकी सहायता से चेक किया जाता है, पीसीडब्ल्यूपी पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, ये स्वान गेंज कैथेटर की सहायता से चेक किया जाता है। तो थ्योरेटिकली बात करें तो पीसीडब्ल्यूपी मेन आंसर है, और अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो सीवीपी करेक्ट आंसर है। तो बेस्ट इंडिकेटर क्या है, दोनों बेस्ट इंडिकेटर हैं, जिसमें से सबसे पहले थ्योरेटिकली बात करें तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो सीवीपी। नेक्स्ट, ये स्वान गेंज कैथेटर आपके पूछा हुआ है, स्वान गेंज कैथेटर कहाँ यूज़ करते हैं, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर को चेक करने के लिए। नॉर्मली 4 से 12 होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट बात करें, अब बात आपने फ्लूइड चढ़ा दिया, फ्लूइड अगर आपने चढ़ा दिया उसके बाद में आप कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि फ्लूइड उसको इतना सही चढ़ाया गया है। तो बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन इन शॉक, कि आप पेशेंट है वो शॉक के अंदर आया था आपके पास, आपने ये पता लगा लिया कि कितना फ्लूइड देना है पीसीडब्ल्यूपी और सीवीपी के थ्रू। अब आपने ये फ्लूइड दे दिया उसको, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि उसकी फ्लूइड जो है रिक्वायरमेंट वो हो चुकी है पूरी। तो वो आप यूरिन आउटपुट से पता करेंगे, किससे, यूरिन आउटपुट मेन है इसके अंदर, कि बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड रिससिटेटेड इन शॉक
ये था फ्लूइड रिक्वायरमेंट को पता लगा करने के लिए। तो यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए नॉर्मल एडल्ट का, मोर देन 0.5 ml पर केजी पर हावर, और यदि देखा जाए तो 30 ml पर हावर ये होता है। नेक्स्ट बात करें चिल्ड्रन के अंदर, बात करें मोर देन 1 ml पर केजी पर हावर, इसको मेजर करेंगे यूरिन आउटपुट को। अगर आपके ऑप्शन में है यूरिन आउटपुट के, इट मीन्स आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, 0.5 ml पर केजी पर हावर और 30 ml पर हावर एडल्ट की बात करें, और चिल्ड्रन की मोर देन 1 ml पर केजी पर हावर। तो इस तरह से आप शॉक को मॉनिटर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे इंडेक्सेस। शॉक के अंदर हम इंडेक्स भी यूज़ करते हैं कुछ। तो शॉक इंडेक्सेस क्या होती हैं, हार्ट रेट डिवाइड बाय सिस्टोलिक बीपी। हार्ट रेट को डिवाइड कर देते हैं सिस्टोलिक बीपी से। हार्ट रेट नॉर्मल कितनी होती है आपकी 72 होती है, और सिस्टोलिक बीपी 120 होता है नॉर्मल। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। यदि इस वैल्यू इस तरह की रहती है, यहाँ पे एबनॉर्मल रहेंगी, और उस वजह से यदि आपका जो रिजल्ट है 0.9 से ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स उसके मरने के ज़्यादा, मोर्टेलिटी के ज़्यादा चांस हैं, डाई होने के ज़्यादा चांस है, पेशेंट के हाई मोर्टेलिटी के चांस है। अब इसको मॉडिफाई कर दिया गया है, मॉडिफाई शॉक इंडेक्स बोल दिया गया है, इसमें थोड़ा चेंज किया गया है। हार्ट रेट डिवाइड बाई MAP, मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो ये मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर है किसके लिए, शॉक के लिए। ये मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर कौन है शॉक के लिए, तो ये किससे पता लगाया जाता है, मॉडिफाइड शॉक इंडेक्स के द्वारा। अब हम देख लेंगे इधर की MAP क्या होता है दोस्तों, इससे भी आपके क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आपके नोट सेट में देख लो, किसी भी PGI एग्जाम तो उसमें भी आता रहता है कि MAP क्या होता है। तो 1/3 पल्स प्रेशर, कि आपका जो पल्स प्रेशर होता है, आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को देखो, यहाँ पल्स प्रेशर लिखा हुआ है। पल्स प्रेशर में क्या करते हैं, सिस्टोलिक से माइनस कर देंगे डायस्टोलिक को, तो पल्स प्रेशर आ जाता है नॉर्मल 40 mmHg पल्स प्रेशर आपका होता है। क्योंकि आपका नॉर्मल पल्स BP कितना होता है, सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 होता है। तो 1/3 कर देंगे, पल्स प्रेशर का क्या कर देंगे 1/3। इट मीन्स ये जो 40 mmHg पल्स प्रेशर आया है, इसका 1/3 कर देंगे तो 13 आपका आंसर आता है, 13 हो गया। तो 13 प्लस कर देंगे डायस्टोलिक BP, डायस्टोलिक कितना आ रहा है 80 आ रहा है, तो 13 में आप 80 में 13 आप ऐड कर देंगे, तो नॉर्मल MAP अप्रोक्सीमेटली 93 आ जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह से आप ये MAP निकालने का सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों, आपको कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। इसमें पल्स एकदम ऐड करना है, पल्स प्रेशर 1/3 पल्स प्रेशर में डायस्टोलिक को ऐड कर दोगे, आप क्या MAP आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि आपने पढ़ा कि क्लास 4th हाइपोवोलेमिक शॉक में आप मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं। तो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। तो रिप्लेस कर देते हैं इसमें एंटायर सर्कुलेटिंग वॉल्यूम को इन 24 आवर, कि 24 आवर्स के अंदर पूरे ब्लड को हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो 10 यूनिट से ज़्यादा ब्लड चढ़ा देंगे 24 घंटे के अंदर। यदि किसी पेशेंट को 10 यूनिट से ज़्यादा ब्लड चढ़ाया जा रहा है विदिन 24 आवर्स, इसी को हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के नाम से जानते हैं। और यदि देखा जाए तो 1 आवर में कितने से ज़्यादा, 4 यूनिट से ज़्यादा, 4, यदि किसी को 1 आवर में 4 यूनिट से ज़्यादा चढ़ाया जा रहा है तो भी उसको मैसिव बोलेंगे। और 24 घंटे के अंदर 10 यूनिट से ज़्यादा चढ़ाया जा रहा है ब्लड, तो भी उसको हम मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर काउंट करेंगे। तो आपको पता है इतना ब्लड एक साथ चढ़ रहा है बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियसली हमारा ब्लड जो बाहर प्रिजर्व किया गया है वो थोड़ा कम टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथर्मिया के चांस है। इतना ज़्यादा ब्लड चढ़ाने से पेशेंट के अंदर हाइपोथर्मिया हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन हो जाएगी। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये आप नोट डाउन कर लो साथ के साथ में कि मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या क्या हो सकता है। पेशेंट के हाइपोथर्मिया हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, और क्या हो सकता है कोएगुलोपैथी। यहाँ लिखा हुआ है कोएगुलोपैथी। कोएगुलोपैथी का मतलब है इतना ब्लड ज़्यादा चढ़ाने से उसकी बॉडी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर की, प्लेटलेट की इनकी कमी आ जाएगी, उस वजह से डेथ हो जाती है पेशेंट की मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो मोस्ट कॉमन MCC का मतलब है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है डेथ का इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यदि किसी पेशेंट को तुम
24 घंटे के अंदर 10 यूनिट से ज़्यादा ब्लड चढ़ा रहे हो तो वो किस वजह से ज़्यादा उसकी डेथ होती है, तो कोगुलोपैथी की वजह से। किसकी? कोएगुलोपैथी की वजह से मोस्ट कॉमनली देखा जाता है क्लॉट बन जाता है, बॉडी के अंदर क्लॉट ही क्लॉट बन जाते हैं और पेशेंट की डेथ हो जाती है। इतना ज़्यादा ब्लड चढ़ाने से कोगुलोपैथी की वजह से पेशेंट की डेथ होती है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर। तो ये आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मोस्ट कॉमन कोज क्या है डेथ का इन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो राइट आंसर कोएगुलोपैथी। अगर ये अब हम क्या चाहते हैं, जब भी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो कोएगुलोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वल रेशो के अंदर हम ये सब ट्रांसफ्यूजन करेंगे। तो पैक्ड आरबीसी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, जो कि हम क्या करते हैं, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई पेशेंट आता है और आपको उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता, तो आप क्या चीज़ उसके ट्रांसफ्यूजन करेंगे, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये क्वेश्चन है आपके, ये आया हुआ है कि एक पेशेंट है इमरजेंसी में आया, आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या ट्रांसफ्यूजन करते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्लेटिलेट। ठीक है, इधर दिया हुआ प्लेटिलेट, ये सभी के सभी 1:1:1 के अकॉर्डिंग हमें ये देना है ताकि पेशेंट के अंदर कोगुलोपैथी नहीं हो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कंडीशन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जब भी शॉक होता है हाइपोवोलेमिक शॉक, तो एंटी शॉक गारमेंट भी यूज़ करते हैं। एंटी शॉक गारमेंट, एक एंटी मतलब अगेंस्ट शॉक के अगेंस्ट काम करेगा ऐसा गारमेंट, मतलब कपड़ा या फिर ऐसा वियरिंग करने का। ठीक है, तो यूज्ड इन पेशेंट विद हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर यूज़ करेंगे। ये क्या करता है, कंप्रेस करता है बॉडी की वेंस, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कंप्रेस करने के काम आता है। ये इस तरह से होता है दोस्तों, इस तरह से। ये एंटी शॉक गारमेंट है, इसको मिलिट्री शॉक गारमेंट भी इसको बोला जाता है, करेक्ट। इसमें क्या होगा, ये यहाँ से टेपिंग कर देते हैं इसको पूरे को, तो 1 नंबर नीचे होता है, ऊपर की तरफ 6 होता है। तो इधर से ज़्यादा कंप्रेस होगा, आपको पता है यहाँ से ये क्या नैरो है, तो यहाँ से ज़्यादा कंप्रेस होगा। ये 1 नंबर है, यहाँ से ज़्यादा कंप्रेस होगा, तो कंप्रेस होता होता ये ब्लड क्या ऊपर की तरफ वाइटल ऑर्गन की तरफ चले जाएगा। अगर नीचे से अच्छे से कंप्रेस करेंगे दोनों लेग्स को, तो नीचे का ब्लड क्या जाएगा, ऊपर की तरफ वाइटल ऑर्गन्स की तरफ मूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम रीड करते हैं। तो एंटी शॉक गारमेंट के अंदर जो लीस्ट कंप्रेशन होता है, जहाँ इतना ज़्यादा कंप्रेशन नहीं होता, तो वहाँ 6 नंबर होता है। और मैक्सिमम कहाँ से कंप्रेशन होता है, 1 नंबर के यहाँ से क्या मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा नैरो हो रखा है, आपको दिख रहा है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन 1 से होगा, तो ताकि नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड अच्छे से चला जाए वाइटल ऑर्गन्स के लिए। करेक्ट दोस्तों, तो एंटी शॉक गारमेंट हो गया। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है इमेज बेस एम्स दिल्ली के एग्जाम में। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ शॉक के रिगार्डिंग, हाइपोवोलेमिक शॉक के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो शॉक कैन बी डिफाइंड एज, शॉक कैसे पता लगाया जाता है कि किसी पेशेंट में शॉक है। तो यूपीजीआई में क्वेश्चन पूछा गया था, किसी के अंदर हाइपोटेंशन है तो बिल्कुल अपन ने बात किया था ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। हाइपो परफ्यूजन बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। हाइपोक्सीमिया बिल्कुल कम, ब्लड की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दी अबव, टिश्यूज़ के अंदर ब्लड की कमी होना हाइपोक्सीमिया कहलाता है। तो टिश्यूज़ के अंदर ब्लड की कमी होगी, बिल्कुल सही बात है। हाइपोक्सिया होना, टिश्यू के अंदर ब्लड ऑक्सीजन की कमी होगी, टिश्यू के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी होती है हाइपोक्सिया होता है, ब्लड की कमी होती है तो हाइपोक्सीमिया होता है। तो ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है, तो डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे, एक मिस अनीता है जो कि इमरजेंसी रूम में आई है आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। उनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। व्हाट वुड बी एन अर्ली साइन ऑफ हेमरेजिक शॉक, इट मीन्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट क्या है, मोस्ट कॉमन कोज है डेथ का, हेड इंजरी का मोस्ट कॉमन कोज क्या है दोस्तों, एडल्ट के अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ही होता है। तो उस दौरान क्या होगा, हेमरेज होगा। तो हेमरेज होने से सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या चेंज देखने को मिलेगा, क्या उसकी बीपी बढ़ेगी, बीपी मतलब पल्स रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा मतलब उसका बीपी बढ़ा है। बीपी क्या होगा, क्या इसके अंदर हाइपरटेंशन होगी, बिल्कुल नहीं, हमने नहीं पढ़ा हाइपरटेंशन, हमने हाइपोटेंशन पढ़ा है। नेक्स्ट है, क्या उसके अंदर पेलर देखने को मिलेगा, क्या उसके अंदर पल्स रेट बढ़ेगी, क्या उसके अंदर डीप हो जाएगी ब्रीदिंग। तो हमने इसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ा है दोस्तों, तो सबसे पहले किस में चेंज आता है, हार्ट रेट के अंदर। तो हार्ट रेट या पल्स रेट कह दो, तो पल्स रेट इंक्रीज होती है किस में,
जब भी हाइपोवोलेमिक या हेमरेजिक शॉक देखने को मिले। तो ये जीएमसीएच के अंदर आपके पूछा गया था क्वेश्चन इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट। किसी पेशेंट को आपने फ्लूइड अच्छे से चढ़ाया है, अच्छे से उसको इन्फ्यूज़न किया है, इन्हें पेशेंट भी शॉक वाले पेशेंट में, तो आप कैसे असेस करेंगे कि उसको फ्लूइड अच्छे से रिप्लेस कर दिया गया है। उसकी सिस्टोलिक बीपी 100 से ज़्यादा हो जाए, मोर देन 100 देखने को मिले, डायस्टोलिक बीपी मोर देन 100 देखने को मिले, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर देखने को मिले, यूरिन आउटपुट यदि 10 ml पर आवर देखने को मिले, तो करेक्ट आंसर किससे पता लगाओगे? किससे पता लगाओगे दोस्तों? मैंने बताया था फ्लूइड यदि रिप्लेस कर रहे हो तो आप किससे पता लगाओगे? यूरिन आउटपुट से। यदि कोई इनटेक ले रहा है, फ्लूइड ले रहा है, तो कितना वो निकालेगा उसी तो इससे तो पता चलेगा दोस्तों। तो 30 ml पर आवर। यदि आप पढ़ रहे हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली वीडियो वॉच कर रहे हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, अगर आपको आंसर आएगा तभी तो आपको हमें पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हैं। तो यही चीज़ है, आप कितना फ्लूइड दे रहे हैं पेशेंट को, ये कब पता चलेगा? जब आउटपुट आएगा, तो यूरिन आउटपुट आएगा तो उसी से फ्लूइड का पता चलेगा। 30 ml पर आवर आना ही चाहिए, मतलब इतने नंबर तो एग्जाम में उसके आने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 72 kg फीमेल प्रेजेंट। एक 72 किलो की एक फीमेल है जो कि इमरजेंसी में आई हैं और उनके स्टेब इंजरी है, मतलब किसी ने चाकू मारा है। स्टेब का मतलब नुकीले इंस्ट्रूमेंट से किसी ने उसकी इंजरी किया है एब्डोमेन में, कहाँ पे? पेट पर। उसकी पल्स रेट कितनी है? ये 110। नॉर्मल कितनी होती है? 100। इट मीन्स हार्ट रेट इंक्रीज हुई है। बीपी कितना हुआ है? 90/60। ये तो यहाँ पे सिस्टोलिक भी डिक्रीज हो गया है और डायस्टोलिक भी डिक्रीज हो गया, दोनों डिक्रीज हो गया, करेक्ट। तो आप याद कर लो दोनों कब डिक्रीज हो रहे थे। और एंड सी अपीयर्स कंफ्यूज, और वो कंफ्यूज भी देखने को मिल रही है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम, तो ये बताओ उस महिला के अंदर कितना परसेंटेज ऑफ ब्लड उसके अंदर लॉस हुआ है। तो आपको एक बार टेबल दिखा, इसमें देख लो पल्स रेट 101 110 है, 110 है। बीपी में सिस्टोलिक भी कम हो रहा है, डायस्टोलिक भी कम हो रहा है, और कंफ्यूज देखने को मिल रहा है। तो अब आप देख लो ये टेबल, एक बार टेबल पढ़ लो आप, इसलिए ये टेबल ज़रूरी है। तो इसके अंदर देखो इसके अंदर सिस्टोलिक भी कम कहाँ हो रहा है? यहाँ तो नॉर्मल है, यहाँ पे भी नॉर्मल है। सबसे पहली बार सिस्टोलिक यहाँ कम हो रहा है क्लास थर्ड में, और डायस्टोलिक भी इसी में कम हो रहा है, करेक्ट। और कन्फ्यूज भी इसी में देखने को मिल रहा है, करेक्ट। तो किसके अंदर होगा? किसके अंदर दोस्तों? इसका आंसर क्या जाना चाहिए आपका? तो 35 to 40% क्लास थर्ड का शॉक है, क्लास थर्ड हाइपोवोलेमिक शॉक इसके अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर पल्स रेट बढ़ रही है और सिस्टोलिक डायस्टोलिक दोनों कम हो रहे हैं, कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे कि एक वर्ड पढ़ते हैं आप, मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन। मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन आप पढ़ते हैं जब भी आप हाइपोवोलेमिक शॉक पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन का मतलब आप जान लीजिए। MVOS का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब आपकी बॉडी ने ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया है, कहने का मतलब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दैट रिटर्न टू हार्ट आफ्टर बीइंग यूटिलाइज इन बॉडी। आपकी बॉडी ने ब्लड से ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिया है, उसके बाद जितना परसेंट ऑक्सीजन बचता है और हार्ट की तरफ वापस जाता है, कुछ तो परसेंट बचता ही है ना हार्ट वापस से। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल पंप किया, उसमें ब्लड भी है, ऑक्सीजन भी है। अब कुछ ऑक्सीजन रह जाता है, जो रह जाता है वो वापस से अपने हार्ट की तरफ आ जाता है, तो उसी को हम MVOS कहते हैं, मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन। तो ये कहाँ से पता किया जाता है एक्यूरेट तरीके से? एक्यूरेट मेजर ऑफ MVOS कहाँ से? कैथेटर की सहायता से राइट एट्रियम के द्वारा आप करेक्ट मेजर कर सकते हैं। नॉर्मल मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होता है? 50 से 70%। और यदि हाइपोवोलेमिक शॉक है पेशेंट को, कार्डियोजेनिक शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक किस में देखने को मिलता है? मोस्ट कॉमन MI के अंदर, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर, मतलब हार्ट के अंदर पंपिंग प्रॉब्लम हो जाए। तो अब बात करेंगे इसके अंदर कितना परसेंट देखने को मिलेगा? लेस देन 50% MVOS देखने को मिलता है।
और हाई MVOS किस में देखने को मिलता है, सेप्टिक शॉक के अंदर। ये MVOS ज़्यादा हो जाता है, मिक्स्ड वीनस सैचुरेशन ज़्यादा देखने को मिलेगा सेप्टिक शॉक के अंदर। और हाइपोवोलेमिक और कार्डियोजेनिक के अंदर डिक्रीज हो जाता है, 50 से कम हो जाता है, नॉर्मल 50 से 74% होता है। और सेप्टिक शॉक की बात करें तो आपने दोस्तों पढ़ा होगा CRT, कैपिलरी रिफिल टाइम। नॉर्मल कितना होता है, 3 सेकंड से कम होना चाहिए कैपिलरी रिफिल टाइम। मतलब किसी भी आप फिंगर्स यहाँ से अपने जो आपके लिम्स हैं यहाँ से आप प्रेस करोगे या बच्चे के स्टर्नम से आप प्रेस करोगे तो वहाँ पे वापस से वो जो ब्लड है वापस से आपको अपीयर होता है प्रेस करने के बाद में। यदि वो 3 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगाएगा इट मीन्स शॉक की कंडीशन है। तो सभी प्रकार की जो कंडीशन है शॉक हैं उनमें क्या इंक्रीज होता है CRT, कैपिलरी रिफिल टाइम सभी प्रकार के शॉक में इंक्रीज होता है एक्सेप्ट सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में कैपिलरी रिफिल टाइम प्रोलॉन्ग नहीं होता है। कहने का मतलब है सेप्टिक शॉक के अंदर कैपिलरी रिफिल टाइम प्रोलॉन्ग नहीं होता है और सभी प्रकार के शॉक के अंदर कैपिलरी रिफिल टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है। करेक्ट दोस्तों, तो इस तरह से आपको अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं शॉक के रिगार्डिंग। हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में अपन ने पढ़ाया आज। थैंक यू सो मच। और अपने जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब, इसको बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको जो भी न्यू नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।